नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, आज हम कक्षा 9 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंस का, जिस पर हम ये देखेंगे, जैसे आप पहले देख पा रहे हो यहाँ आगे, कि दाब और ताप परिवर्तन का प्रभाव। यहाँ पर देखिए, आप क्लियरली देख पा रहे हैं, ये हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर है ये दाब और इसका प्रभाव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह ये प्रभाव के बारे में। यहाँ पर हमको पढ़ना है दाब और ताप परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है, ये देखिए, इसको पढ़ना है। देखिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या है। यहाँ पर पहले मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, फिर पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मेन समझाना होता है। देखो, दाब एवं ताप परिवर्तन का प्रभाव। अब आप जैसे देखिए क्या है कि गैस तो आपने एलपीजी को देखा ही होगा, और हमने आपको संरचना को भी बताया हुआ था कि ठोस की संरचना में कणों के बीच में कोई फर्क नहीं होता, मतलब उनके बीच में अंतर नहीं होता। द्रव के में आपने ज़रूर देखा था थोड़ा, और गैस के में तो आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा देखा था कि जितना उनको आयतन मिलता जाएगा जितना, उतना वो फैलते ही जाते हैं। तो क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम अगर दाव बाहर से लगाएं और उनके गैस के अणुओं को ऐसे पास पास लाएं तो क्या वो पास पास आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे आ सकते कि अगर गैस को हमने दबाव लगाया तो वो द्रव अवस्था में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो देखिए, यही होता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो एक पिस्टन है, और यहाँ पिस्टन पर यहाँ पर देखो ये ऊपर से दबाया जा रहा है, नीचे ये सिलेंडर है पूरा, और इसके अंदर ये क्या भरे हुए, गैस के अणु भरे हुए हैं ये। और ये इनके बीच में क्या हो रहा है, एक दबाव आ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी इसके वजह से मतलब गैस जो है वो द्रव में चेंज हो सकता है। किस में हो सकता है? गैस द्रव में आपका चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके द्रव के जो अणु हैं, जो सॉरी पदार्थ के अणु हैं, वो पास पास आ रहे हैं। तो ये आपका बिल्कुल आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर रूप से आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो ठोस CO2 है उसको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? जो मतलब ठोस CO2 है उसको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर आपने देख लिया कि अगर आपका गैस है तो गैस पर आप लोग क्या करेंगे, उस पर दाव लगाएंगे और उस पर तो उसको ठंडा करेंगे, मतलब ताप को कम करेंगे, तो वो गैस द्रव में चेंज हो जाएगी। देखिए, आपके एलपीजी सिलेंडर में क्या है, आप देखे होगे, उसको हिलाकर देखिएगा, उसमें द्रव के रूप में भरी हुई है गैस। आप सोचते होंगे कि यार इसमें पानी सा भरा हो, लेकिन हम बाहर खोलते तो पानी नहीं बल्कि गैस निकलती है, क्या हो रहा है? तो ये इसलिए क्योंकि उस पर दबाव लगा करके उसको द्रव गैस से द्रव अवस्था में चेंज कर दिया गया है। और देखा होगा आपने, वो ठंडी भी रहती है। तो क्यों? क्योंकि ताप कम करेंगे, वो दाव ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो कोई भी द्रव पदार्थ है या द्रव्य है वो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब जैसे ही फिर से आप खोलते हो उसको, तो फिर उसको फिर से मतलब बाहर खाली स्थान मिल जाता है और फिर से वो द्रव से फिर से गैस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया अवस्था किस तरह से परिवर्तन होती है। अगला प्रश्न है आपका कि ठोस जो आपका CO2 है उसको आपको शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो ठोस CO2 को यहाँ पर आप शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? शुष्क बर्फ, देखिए यहाँ पर शब्द आया हुआ, क्या आया हुआ? शुष्क बर्फ आया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्यों कहते हैं? तो देखिए, आप क्या करते हैं कि जब कोई भी एक वायुमंडलीय दाव लगाते हैं, हम एक वायुमंडलीय दाव जब हम मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर हो आपका, तो फिर क्या हो जाता है, जो ठोस CO2, अब आपकी जो ठोस CO2 है वो द्रव में नहीं आएगी। वो किस में नहीं आएगी? द्रव अवस्था में नहीं आकर के डायरेक्टली किस अवस्था में आ जाएगी? गैस अवस्था में। मतलब ठोस CO2 है, उस पर आपने उस समय वायुमंडलीय दाब एक ATM होना चाहिए, मतलब एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। और इतना अगर दाब है तो आपकी जो मतलब गैस जो आपका ठोस CO2 है वो ठोस अवस्था से द्रव में नहीं आएगा, डायरेक्टली किस में चला जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस वजह से ही CO2 को क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ। तो क्यों बोला जाता है शुष्क बर्फ? क्योंकि जो CO2 है, ठोस CO2 है, वो द्रव में चेंज नहीं होती, डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है? गैस अवस्था में। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? ठोस CO2। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किस तरह से दाब और ताप के प्रभाव से
कि दाब आप बढ़ाएं और ताप के प्रभाव से किस प्रकार अवस्था परिवर्तन होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई पदार्थ आपका द्रव है। देखिए ये द्रव है, यहाँ पर ये संगलन है। यहाँ पर देखिए द्रव आप ठोस से लेते, ठोस है आपका, ठीक है। ठोस को आपने क्या किया, मतलब अगर और आप इसको गलाएंगे, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में, ठीक है। ठोस गलेगा तो किस में हो जाएगा, द्रव में। और द्रव अगर आपका अगर बाष्पीकरण करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। अगर आप गैस को, समझ रहे, अगर गैस को आप ऊर्ध्वपातित करोगे, तो अगर गैस ठोस में चेंज हो रहा डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ठोस जो पदार्थ है, डायरेक्टली आपने उसको गर्म किया और आपका वो द्रव में नहीं बल्कि सीधा गैस में पर चला गया। ठोस अगर सीधा गैस में चला गया, ठोस अगर आपका सीधा गैस में चला गया, तो ये क्या है, आपका ऊर्ध्वपातक। अगर गैस आपकी है और अगर वो द्रव अवस्था में आ गई है, गैस किस अवस्था में आ गई, द्रव्य अवस्था में। जैसे आपने जलवाष्प है, उससे पानी बरसता है तो बूंदों के रूप में, तो वो कौन सी घटना है, आपकी संघनन वाली घटना है। मतलब वर्षा की बूंदे के रूप में जो हमें जल प्राप्त होता है, वो पहले वाष्प में उड़ता है, फिर वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में, ये संघनन होता है। दूसरा आपका जो द्रव है, ये द्रव किस में चेंज हो जाए, ठोस में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है, अगर आपका द्रव आपका किस में हो जाए, ठोस में चेंज हो जाए, तो इसको बोला जाता है जमना। ये क्या हो जाता है आपका, जमना, मतलब ये आपका क्या हो जाता है, जम जाता है। अब इसी तरह से उल्टा प्रोसेस देख लीजिए, अगर आपका ठोस द्रव में चेंज हो गया है तो क्या हो गया, गलना, जिसको क्या बोलते हैं, तो गलनांक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गलनांक, ये हो जाएगा आपका गलनांक। और अगर आपका द्रव अगर आपका गैस में चेंज हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण बोलते हैं। और अगर आपका गैस किस में चेंज हो गया है, ठोस में चेंज हो गया है, तो इसको क्या बोला जाता है, निक्षेपण बोला जाता है। तो ये सारे प्रोसेस आप जरूर याद रखिए, ये आपके क्या है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप सारी चीजों को कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा नोट्स तैयार है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर। चलिए अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अब देखो, एक होता है बाष्पीकरण का कॉन्सेप्ट। आखिर बाष्पीकरण होता क्या है, तो देखो क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, पानी लीजिए, पानी को आप गर्म करिए, तो पानी को जब आप गर्म करते तो वो किस अवस्था में चेंज होता है, आपको ये वाष्प अवस्था में चेंज होता है, मतलब गैस अवस्था में चेंज होता है। इसको क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण बोलते हैं। बाष्पीकरण के लिए ये जरूरी नहीं होता कि भाई आपको इतना टेम्परेचर ही गर्म करना कि 100 डिग्री ही टेम्परेचर हो, नहीं, जरूरी नहीं होता है। 100 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो उसको तो बोला जाता है क्वथनांक। लेकिन बाष्पीकरण तो आपका जैसे ही आप उसको मतलब रखते हैं धूप में या फिर बिना धूप के भी आपका वो डिग्री टेम्परेचर आपका हो तो उसके हिसाब से होने लगता है। जैसे आप देखिए कि आपने बर्तन में पानी रख दिया तो उसका बाष्पीकरण होने लगता है। अब अगर धूप तेज होगी, तापमान आपका ज़्यादा है, तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि आपका क्वथनांक से कम ताप पर आपका जो द्रव है वो किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए अवस्था में, या वाष्प अवस्था में चेंज हो जाए, वही बाष्पीकरण। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ कि बिना क्वथनांक के, मतलब क्वथनांक जरूरी नहीं है, बिना क्वथनांक के जब जल, कौन, जल आपको खुला छोड़ दिया जाता है तो वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस घटना को क्या बोला जाता है, बाष्पीकरण कहते हैं। आप अथवा में ऐसे भी कह सकते हो, देखिए ये अथवा में आपकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। मतलब क्वथनांक से कम ताप पर ही आपका क्या हो जाता है, जो द्रव है वो गैस में चेंज हो जाता है, वो क्या है, बाष्पीकरण होता है। आप कुछ नहीं करना है, आप ऐसा कर लीजिए, बाष्पीकरण का आपको प्रयोग देखना है तो आप ऐसा करिए, कोई भी चाहे हरे पत्तेदार सब्जियां, कोई भी हरे कलर की सब्जी को आप एक पॉलीथीन में बंद करके रख दीजिए, पॉलीथीन में बंद करके रख दीजिए। आप फिर देखिएगा घंटे 2 घंटे बाद आइएगा तो आपको पानी की बूंदें आपको ऊपर उसमें दिखाई देंगी, उसमें तो वो क्या होगा, कैसे पहुंच गई ऊपर तक,
ऑयल एक्चुअली वहाँ पानी तो था ही नहीं, वो होता है बाष्पीकरण के कारण। तो ये क्या होता है, बाष्पीकरण। हमारा पेट्रोल उड़ता है बाष्पीकरण के कारण, मटके का पानी ठंडा होता है वो होता है बाष्पीकरण के कारण। सारी घटनाएं जो गैस अवस्था में चेंज होती है द्रव से, या द्रव से वाष्प अवस्था में, वो सारी घटनाएं बाष्पीकरण के कारण होती है। और बाष्पीकरण के कारण हमेशा आपको ठंडा महसूस होता है। तो चलिए यहाँ पर बच्चों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।